हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेआर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। ये जो था फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या था? एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेटल हो गया और ये एसिड होगा। जब ये दोनों रिएक्ट होता था तब क्या बनता था? साल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। तो आज क्या हम इस लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। किससे? मेटल कार्बोनेट। तो ध्यान रखिए क्या हो, ऐसे बनेगा मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अगर इसका वैलेंसी 2 है तो फॉर्मूला ये बनेगा। अगर इसका वैलेंसी, मेटल का वैलेंसी 1 होगा तो ये बन जाएगा M2CO3, ठीक है। इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना होगा? 1, ठीक है। तो इस टाइप का ये बनेगा एक मेटल कार्बोनेट। ये हो गया मेटल कार्बोनेट। या फिर अगर इसी में ऐसा रहेगा लिखा हुआ है MnHCO3, ठीक है। ये मेटल है, M मतलब मेटल, इसका वैलेंसी 1। इस केस में क्या होगा? ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अगर मेटल का वैलेंसी 2 होगा तो ये बनेगा ऐसे होल ट्वाइस, ठीक है। इस केस में मेटल का वैलेंसी कितना होगा? 2। इस टाइप का ये होता है मेटल कार्बोनेट। ये हो गया मेटल कार्बोनेट का फार्मूला, और ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये भी बोलते हैं बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट ये भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को लिख लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा, जो भी रिएक्शन होगा, सब अब देखेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो रिएक्शन होगा समझने लायक वो हम आपको समझा देंगे, और बाकी रिएक्शन आप ट्राई करिएगा। हम ये बता देंगे कि ये वाला रिएक्शन आपको याद करना है, तो वो वाला रिएक्शन आप क्या करिएगा? उसको याद कर लीजिएगा। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब एग्जाम लिखिएगा तो वहां पे आपका आपका जो है ना टाइम बच जाएगा। तुरंत आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। रिएक्शन लिखने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाइएगा। देखिए, कह रहा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट एंड वाटर। कह रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट। ये जो साल्ट बनेगा मेटल का साल्ट बनेगा, और वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। ये ये पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। कि जब भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एक प्रोडक्ट में, दूसरा प्रोडक्ट साल्ट मिलेगा, और तीसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? वाटर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का ये रिएक्शन लिखा जाता है। ये हो गया आपका मेटल कार्बोनेट, ये हो गया एसिड, और जो हमें बना है साल्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है। गैस के फॉर्म में होगा। जितना चीज हम बता रहे हैं, और यहाँ जो भी पॉइंट्स अब ये आ रहा है एनिमेशन के द्वारा, जो भी पॉइंट्स आ रहा है वो सारा का सारा पॉइंट को क्या करिए? आप नोट करते जाइए। इतना मेहनत बस आप लोग के लिए ही किया जाता है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। अब ये देखिए, ये वाला किसका है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे ये होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इस टाइप का, ठीक है। तब जाके ये क्या बनेगा? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस चीज को, इस रिएक्शन को हम फिर से लिख देते हैं। देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड बनेगा क्या? साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और ये जो साल्ट बनेगा ये किसका साल्ट बनेगा? मेटल का साल्ट बनेगा, और एसिड में जो निगेटिव आयंस रहेगा उसका, दोनों मिलाकर एक साल्ट बनेगा, ठीक है।
तो देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम है, सोडियम क्या है हमारा, सोडियम हमारा हो गया मेटल, सोडियम है मेटल, ये हो गया कार्बोनेट, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। जब HCl के साथ मिलेगा तो देखिए कार्बोनेट का जो प्लस है, प्लस पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो कार्ब इस मेटल कार्बोनेट का पॉजिटिव आयन क्या होगा, मेटल होगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये निगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और जो बच जाएगा H बच जाएगा और ये CO3 बच जाएगा। इसका एक O इसके दो H के साथ मिलने के बाद क्या बनेगा, ये H2O बनेगा, और जो बाद में बच जाएगा ये क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा CO2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन कैसे होता है ये हम आपको आई होप कि समझा सके हैं। अगर आपको नहीं आया है समझ तो फिर से एक बार समझ लीजिए। जो ये है Na, ठीक है, कार्बोनेट का Na, इसको ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव आयन है। Na क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव आयन है। ये जो पॉजिटिव आयन है ये कंबाइन करेगा किसके साथ, निगेटिव आयन ऑफ एसिड। जो एसिड का निगेटिव आयन है Cl है, ठीक है, एसिड का निगेटिव आयन Cl, और ये Na, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, साल्ट। अब देखिए ये दोनों तो निकल गया रिएक्शन में, बचा क्या, CO3 बचा और 2H बचा है। तो ये जो 2H है इसका एक O इसके साथ रिले, इसके साथ चला जाएगा, और जब एक O इसके साथ चला जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, H2O, और फिर इसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ CO2 बच जाएगा, और ये बन जाएगा ये, और CO2 गैस बन के ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये दोबारा बताने के बाद भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम होगा, इसका Na इसका Cl मिलके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और एक H और ये H और इसका एक O, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2O बना देगा, और उसके बाद जो CO2 बच जाएगा वो CO2 गैस बन के क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में छोटा सा रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये है, when carbon dioxide gas is passed through lime water turns milky due to the formation of a white ppt of calcium carbonate। कह रहा है कि जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर के साथ जब आप एक्सेस, मतलब ठीक है, जब आप CO2 को पास करिएगा, ठीक है, लाइम वाटर के साथ जब CO2 को पास करिएगा तो क्या आपको बनाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का क्या मतलब है, पीपीटी मतलब होता है प्रिसिपिटेट, तो व्हाइट पीपीटी बनता है, इसका कलर आता है व्हाइट, जो कि क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, चूना। चूना देखेंगे, चूना, चूना जिस टाइप का रहता है सेम टू सेम यही रहता है। ठीक है, तो देखिए ये है, ये आपका हो गया लाइम वाटर, ये हो गया लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, लाइम वाटर इसको क्यों बोला जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है, एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है, उसमें वाटर का अमाउंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर को जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनता है हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पीपीटी है। किस टाइप का पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है। पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, ठीक है, और साथ में हमें क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। उसके बाद है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द लाइम वाटर। क्या, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ पास करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, उसके बारे में देखिए। देखिए ये जो है लाइम वाटर की जगह यहाँ पे होना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, लाइम वाटर भी दिया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये सारा रिएक्शन ही यहाँ से आता है, लाइम वाटर से ही आता है सारा रिएक्शन। तो ये इसलिए लाइम वाटर भी लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जब ये वाला रिएक्शन हो गया, इतना पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो है, जब इस पार्ट को एक्सेस CO2 पास कर रहा है, ठीक है, जब मतलब कि बहुत ज्यादा CO2 पास कर रहा है तो आपके पास ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ठीक है, इतना हो गया। ये ये आप क्या करिएगा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाय कार्बोनेट। अभी जो सोडियम का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखे थे एसिड के साथ, एसिड के साथ देखे थे NaCl के साथ, तो सेम वही है। इसका यूज क्या किया जाता है, एंटी एसिड में किया जाता है। ये क्या है, एक बेस है। ये किस तरह का काम करता है, बेस की तरह काम करता है। जब आपको एसिडिटी हो जाएगा, जब एक्सेस एसिड मतलब हमारे पेट में बढ़ जाता है, एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तब उस केस में हमें क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो जब एसिडिटी हो जाता है हमें, तब हम बेकिंग सोडा को एज ए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। ये जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें, हमारे साथ क्या रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। CO2 गैस रिलीज होता है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा लीजिएगा और एसिडिटी हुआ, तो दोनों मिलने के बाद आपको क्या हुआ, तुरंत से गैस निकलेगा, मतलब CO2 आपके मुंह से निकलेगा और बाद में पानी बन जाएगा और साल्ट बन जाएगा। जिसके बाद क्या होगा कि आप नॉर्मल हो जाइएगा, जो भी चीज होगा उसमें से कुछ नहीं होगा। देखिए क्या बताया जाता है कि NaCl, अगर हमें NaCl बन जाता है तो NaCl क्या होगा, एक नॉर्मल साल्ट हो गया। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, यह आपको हार्म, ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो इसको क्या करता है, इसको पेट पचा भी लेता है। ठीक है, इसीलिए ये लिया जाता है NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl ही होता है ना, और दूसरा तो होता नहीं है। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा, CO2 गैस रिलीज होगा, साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइमस्टोन, मार्बल एंड चौक आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, ये CO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन आप देखे होंगे, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब क्या, चूना, जो देखे वो चूना वगैरह रहता है दुकान में, जो दीवार पे भी लगाया जाता है चूना, और चूना कुछ खाया भी जाता है। और ये मार्बल हो गया, मार्बल मतलब क्या, पत्थर हो गया, पत्थर देखे ही होंगे, ढेर सारा पत्थर होता है। और चौक, चौक जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। तो आप ये भी देखे होंगे एग का सेल, ठीक है, एग सेल आप देखे ही होंगे, तो एग सेल भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। आपसे कोई पूछेगा, जो एग देखिए, एग इस टाइप का रहता है, तो इसका जो बाहर का व्हाइट व्हाइट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट व्हाइट सेल, ठीक है, जो व्हाइट सेल रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या है, वो जो बना रहता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, चीजें कैसे हो रही है आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, फिर आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस HCl, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के बाद इस रिएक्शन को क्या करिएगा, आराम से बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी जो सिंपल रिएक्शन है उस रिएक्शन के बारे में हमने लिख दिए। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, कि जब आप जो चौक लिखते हैं उसमें आप एसिड डालिएगा, जैसे ही एसिड डालिएगा तो एक साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट बनेगा, प्लस उसमें से न एक गैस निकलेगा, उस गैस को बोलते हैं CO2, और प्लस उसमें क्या होगा, एक मॉइस्चर टाइप का भी बन जाएगा, जो कि क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, आई होप कि ये रिएक्शन भी आपको समझ आ गया होगा।
उसके बाद कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखा जाता है, H2SO4, अब ब्रैकेट में लिखा जाता है डाइल्यूट, सॉरी, आगे में लिखा जाता है डाइल्यूट, H2SO4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, जो H2SO4 है उसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर है, तभी बोलते हैं कि ये एसिड क्या है, डाइल्यूट है। तो इस एसिड का रिएक्शन हम आपको लिख देते हैं। देखिए CaCO3 प्लस H2SO4, ये हमें बन जाएगा, ये जो H2SO4 रहेगा क्या रहेगा, एक्वस में रहेगा। उसके बाद हमें बन जाएगा CaSO4 प्लस, ये देखिए यहाँ से जो है कैल्शियम ये रिएक्ट होगा इसके साथ, और फिर ये इसका एक को इसके साथ रिएक्ट होगा और ये CO2 बनकर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिलीज क्या हो जाएगा, CO2 प्लस और क्या बनेगा, H2, तो ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइप का रिएक्शन बनेगा। जब भी आपको मेटल कार्बोनेट कहीं भी दिखे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेटल का साल्ट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और प्लस हमें पानी मिलेगा साथ में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सट्रीमली बर्निंग सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज किया जाता है, ये क्या करता है, जो आप जब भी कभी आग लगाए जहाँ पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। आप घर में देखे होंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, घर में हो गया या दुकान में हो गया, उसमें क्या रहता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, सॉलिड ये कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, उसको ये भी बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो उसको दूसरा भाषा में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन उसका नाम क्या है, ड्राई आइस। तो वो जो ड्राई आइस रहता है वो किसका फॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और हाई प्रेशर से गैस, जो सॉलिड जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको सॉलिड बनाया जाता है। जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है तो वो सॉलिड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो ये काम क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है किसका, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट। ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट किसके साथ, विथ सब्सटेंस। सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के वजह से ही आग लगता है, तो वो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और सब्सटेंस के बीच में जो रहता है बॉन्ड, उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देता है। जैसे ही दोनों के बीच ब्रेक होगा तो आग क्या होगा, खुद ही बंद हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब आपको पूरा समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखिए उसके बाद जो हंट में क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। अब इसमें देखिए क्या है, अल्कलीज। अल्कलीज को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस को बोलते हैं अल्कलीज। इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी जो भी बेस, ठीक है, जो भी बेस क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अल्कली। तो वो क्या बना लेता है, अल्कलीज बना लेता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जितना भी अल्कलीज है, ऑल अल्कलीज आर बेस। ठीक है, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। कुछ कुछ बेस क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो वो क्या होगा, अल्कलीज नहीं होगा। इसीलिए अल्कलीज वही होता है जिसमें क्या होता है, बेस वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो अब जो हमारे पास रिएक्शन होगा, किसके किसके बीच रिएक्शन होगा, एसिड बेस के बीच रिएक्शन होगा, साल्ट और वाटर हमें मिलेगा। तो देखिए ये हमारा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका भी रिएक्शन हम एक एक करके देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जब भी एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस दोनों रिजेक्ट जैसे ही करेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला रिएक्शन क्या है हमारा,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो भी रहेगा चाहे वो स्ट्रॉन्ग रहे या बेस रहे, तो उस केस में क्या होगा, हमें मिलेगा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड और बेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, उसी टाइम हम बोल देंगे कि ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। देखिए उसके बाद एक एग्जांपल है NaOH और HCl। ये क्या है, NaOH ये है बेस आपका, और ये क्या है हमारा एसिड। ठीक है। और तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया आपका साल्ट, और ये क्या मिल गया, वाटर। देखिए तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम आपको ये समझा देते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए जो भी साल्ट बनेगा, जो बेस का मेटल है, ठीक है, बेस का मेटल हमेशा ध्यान रखिए, बेस का मेटल जो कंबाइन करेगा किसका, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, ये दोनों कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, आपको साल्ट मिलेगा। और जो आपके पास बच जाएगा OH, और यहाँ से मिलेगा क्या, H, ये दोनों मिलने के बाद आपका क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है। तो देखिए आपका रिएक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, Na प्लस रिएक्ट होगा Cl माइनस से, तो आपका बन जाएगा NaCl। एक ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, OH माइनस रिएक्ट होगा किसके साथ, H प्लस के साथ, तो क्या आपको मिल जाएगा H2O। तो इसीलिए प्रोडक्ट में H2O रहता है और NaCl रहता है, ये दोनों रहता है। ठीक है। तो आपको जब भी बनाना होगा यहाँ पे, तो मेटल जो है बेस का मेटल पार्ट, वो रिएक्ट करेगा एसिड के नेगेटिव पार्ट से, तो आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। इससे रिलेटेड एक तो एग्जांपल हम अभी और हम आपको समझा देते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको बोल कि ये वाला बनाइए, KOH प्लस H2SO4, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए। अब जो आपका क्या है, ये मेटल बेस का मेटल पार्ट, ये बेस का मेटल पार्ट किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिड का नेगेटिव पार्ट। ये वाला एसिड का नेगेटिव पार्ट हो गया। देखिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे कि आपको समझ आए, ये वाला क्या हो गया, एसिड का नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, और ये बेस का पॉजिटिव पार्ट। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो देखिए यहाँ प्लस है, तो पोटासियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2, तो ये क्या बन जाएगा, K2SO4, और दूसरा में क्या बच जाएगा आपके पास, OH और H प्लस, तो ये क्या बन जाता है आपका, H प्लस रहता है। ये देखिए ये जो 2H है, ये 2H कैसे रहेगा, ये से रहेगा, 2H प्लस रहेगा प्लस OH माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका, हाँ, H2O। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस तभी होगा जब आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, तब जाके ये क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा K2SO4 प्लस H2O। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो देखिए बैलेंस हो गया K2H2O। और फिर ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 2 गो, तो ऑक्सीजन भी 2 गो, तो यहाँ हो गया 2। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और यहाँ पे भी 2। ये बैलेंस हो गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं चीजों को। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आपका देखने का मन है तो आप देख सकते हैं, ये से देखिए सिंपली अगर हम आपको बोल लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप मिलाइएगा H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटल का बेस का मेटल पार्ट और एसिड का नेगेटिव पार्ट, ये दोनों मिलेगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस बच जो जाएगा वो क्या बच जाएगा, H2O। ठीक है। तो इस टाइप से ये बच जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब ये रहेगा स्ट्रॉन्ग, जब ये रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग और ये भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इस केस में जो आपका साल्ट बनेगा, वो साल्ट कैसे बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है। इसीलिए यहीं से आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। न्यूट्रल साल्ट बनने की वजह से। तो लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप हमें ये नहीं बोलिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलने के बाद में,
कोई भी एसिड या बेस मिलके जो प्रोडक्ट बनाएगा, साल्ट एंड वाटर बनाया, तो उस रिएक्शन को ही आप बोल दीजिएगा कि क्या है ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद देखिए सेवंथ पॉइंट में क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब देखिए मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड भी तो क्या है, बेस ही है, तो ये भी रिएक्शन एक टाइप का क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अ, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो भी रहता है वो बेस की तरह ही काम करता है, और ये हो गया बेस आपका, और ये हो गया एसिड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए ये हो गया आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या, मेटल ऑक्साइड, एसिड, तो आपको बन गया साल्ट और वाटर। तो ये सेम टू सेम किस कैसा बन रहा है, ये एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था उसी के अनुसार ये मिल रहा है हमें। ये आपका एग्जांपल हो गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो सेम टू सेम वैसा ही होगा। जो ऑक्साइड का पॉजिटिव पार्ट है वो रिएक्ट करेगा एसिड का नेगेटिव पार्ट से, तो आपका बन जाएगा ये साल्ट, और जो बाकी बच जाएगा एच और टू, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, वाटर। ठीक है, इसमें अगर आपका एक और एग्जांपल देखने का मन है तो आप देख सकते हैं वैसे, जैसे कि Na2 और को जब आप मिलाइएगा HCl के साथ तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2, ये बन जाएगा आपका। फिर उसी तरह इससे मिलाइए K2O प्लस H2SO4 के साथ मिलाइए तो ये आपका बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। तो इस टाइप का रिएक्शन आप चाहे तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिला के आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो एक बात हमेशा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तभी जाकर अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और इसको एंटा एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एंटा एसिड इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। जब आपको एसिडिटी होगा वहां पे बेस लिया जाता है, बेस लेने के बाद क्या होगा, आपका एसिडिटी कम हो जाएगा, कम होने के बाद आपको क्या होगा, रिलीफ फील होगा। ठीक है। बाकी जो 8 पॉइंट में वो क्या है, एसिड्स हैव द कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का क्या मतलब है, देखिए अगर हम बोले कोरोसिव आता है कहाँ से, कोरोजन आता है। कोरोजन का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये आपका नदी है, ठीक है, तो नदी में आप जब यहाँ देखते होंगे तो इसका जो लेयर है धीरे धीरे कटता जाता है, एक एक लेयर करके क्या होता है, कटता जाता है, एक एक लेयर जो ब्रेक होता है, ठीक है, तो ब्रेक होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो ये तो हो गया किसके लिए कोरोजन, हो गया रिवर कोरोजन। ठीक है, तो ये रिवर के लिए हो जाएगा। लेकिन हम रिएक्शन में क्या देखेंगे, जैसे कि आप आयरन देखे होंगे, आयरन में जो जंग लगता है, पहला लेयर खत्म होता है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, तो इस कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि कोरोजन जहां भी हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि एक लेयर कट कट के दूसरा लेयर हो रहा है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक है, मतलब चीजें क्या हो रहा है, एक एक करके ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ब्रेक होते जाएगा। उसी तरह रेस्टिंग में भी क्या होता है, पहला लेयर ब्रेक हुआ, दूसरा लेयर ब्रेक हुआ, तीसरा लेयर ब्रेक हुआ, इस टाइप का ब्रेक होता जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का नेचर है किसके पास, एसिड के पास है, कोरोसिव इन नेचर है। मतलब कि जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस पे एसिड डालिएगा वो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और क्या होगा, तुरंत बर्न हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड रहता है। ठीक है, और मिनरल एसिड जनरली क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और कंसंट्रेटेड जब हम लेंगे
तो मिनरल ऑल मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो आई होप कि कोरोसिव का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है कोरोसिव का मतलब। देखिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। मिनरल एसिड का सेवियर बर्न, जितना भी मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है मिनरल एसिड कितना होता है, सारा का सारा मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। उसके बाद करा कि मेटेरियल जितना भी रहेगा, जितना भी मिनरल एसिड है, उसको अगर आप कोई भी मटेरियल पर डालिए, क्लॉथ पे डालिए, वुड पे डालिए, मेटल पे डालिए, ठीक है, स्टोन पे डालिए, किसी भी पे डालिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको जला देगा। जलाने के बाद ही उसको क्या कर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोसिव। ठीक है। तो देखिए इसीलिए जो इसका नेचर है कोरोसिव इन नेचर है, और क्या करता है एसिड, सारा का सारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो जाता है। मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। और एसिड का दो नेचर हो गया, या तो ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और दूसरा क्या है, इसका कोरोसिव इन नेचर का है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ये जितना भी एसिड रहता है मिनरल एसिड, वो सारा का सारा मिनरल एसिड क्या करते हैं, मेटल कंटेनर में हम स्टोर नहीं करते हैं। इसको जब भी हम स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करते हैं, ग्लास में या फिर सिरामिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, सिरामिक्स का जो भी कंटेनर होगा उसमें हम यूज करेंगे, या फिर ग्लास में यूज करेंगे। ठीक है। और ग्लास हम इसलिए यूज करते हैं क्यों, क्योंकि ग्लास जो बना रहता है सिलिकॉन का बना रहता है, इसमें जल्दी रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। देखिए स्ट्रॉन्ग बेसेज और कोरोसिव इन नेचर, अभी हम आपको बता ही दिए स्ट्रॉन्ग बेसेज क्या है, कोरोसिव इन नेचर है। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपके हाथ में पड़ गया, या पेन पे पड़ गया, कहीं भी किसी भी मटेरियल पे पड़ गया, तो उसको तुरंत क्या करेगा, जला देगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेज आर स्ट्रॉन्ग बेसेज एज वेल एज एसिड, बोथ आर कोरोसिव इन नेचर। देखिए यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग बेसेज, जो एसिड के बारे में तो देख ही लिए, तो बेस भी क्या है, ये क्या है, कोरोसिव इन नेचर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड NaOH, तो कंसंट्रेटेड NaOH को जब आप अपने हाथ पर रखिएगा, तो आपका हाथ ये क्या करेगा, जला देगा। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी क्या है, कोरोसिव इन नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी कोरोसिव इन नेचर है। ठीक। अब कह रहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, क्या मतलब जो एसिड है, जितना सारा एसिड है, वो सारा का सारे एसिड में क्या कॉमन है। ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन। देखिए जितना भी एसिड्स है, वो सारा का सारा एसिड्स क्या करता है, हाइड्रोजन आयन कंटेंट करता है। तो ये तो एसिड का जो डेफिनेशन हो रहा है ना, कि जो भी सब्सटेंस H प्लस है रिलीज करेगा, H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम एसिड बोल देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एसिड के पास H प्लस है तभी तो रिलीज करेगा, H प्लस नहीं होगा तो रिलीज करेगा नहीं, नहीं करेगा। इसीलिए जितना भी एसिड्स होगा, सारा का सारा एसिड्स के पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं H प्लस। ठीक है। अब देखिए एसिड्स इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयनाइज ऑन डिसॉल्विंग वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। देखिए जब भी आपको पता लगेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तभी आपको पता लगेगा जब आप एसिड को पानी के साथ मिलाइएगा। तो जैसे ही पानी के साथ मिलाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। आयंस कौन सा आयंस क्रिएट होगा, हाइड्रोजन आयंस क्रिएट होगा। ठीक है। तो वो हाइड्रोजन आयंस जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, H3O+। ठीक है। वो बना लेता है H3O+। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो हम आपको लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर। जितना भी एसिड है, चाहे वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी एसिड हो, किसी भी टाइप का एसिड, वो सारा का सारा एसिड क्या करेगा, आयंस रिलीज करेगा। जैसे ही आप पानी में उसको मिलाइएगा, वो क्या करेगा, आयंस रिलीज करेगा। जैसे ही आयंस रिलीज करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, ऐसे बोल देंगे। ठीक है। तो सारा का सारा एसिड क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा। देखिए अब अगर हम बात करें कि इसका क्या मतलब हो गया कि H+ रिलीज हो रहा है एसिड से रिलीज, इसका क्या मतलब हो गया कि एसिड के पास क्या है,
एच हाइड्रोजन है, ठीक है, सारा मतलब होगा कि देखिए सारा एसिड के पास क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो सारा एसिड के पास हाइड्रोजन रहता है, ये एसिड को जब ये इसका क्या मतलब हो गया कि एसिड हमारा क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब कि उस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन रहता है। तो जैसे ही उस कंपाउंड को वाटर के साथ मिलाइएगा वो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, हमारा एसिड। उसी तरह देखिए ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन रहता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो जब आप इस दोनों को पानी में मिलाइएगा तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ये और ये दोनों क्या है, एसिड नहीं है। तो ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि जितना भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो एसिड होगा कब होगा, जब वो H प्लस रिलीज करेगा पानी में डालने के बाद, ठीक है। अगर वो H प्लस रिलीज नहीं करता है तो वो एसिड नहीं है, ठीक है। एक बात आपको पता चलेगा कि जितना भी एसिड है वो सब के सब क्या रहता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हम जनरली ये भी करते हैं, ये भी हम देखते हैं कि आ, जितना भी एसिड है आप उसको पानी में मिलाइए, जैसे ही आप पानी में मिलाइएगा उसका क्या होगा, वो जो है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, सारा का सारा ऐसे। तो जैसे ही आप पानी मिलाने के बाद वो H प्लस रिलीज करता है, वहां से हमें पता लग जाता है कि वो एसिड है। और दूसरा तरीका ये है कि उसमें आप लिटमस पेपर डाल के देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये एसिड है, ठीक है। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन बट, जितना भी एसिड है सब के सब हाइड्रोजन रखता है, और लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, जितना भी है। एक बात है, ये लाइन को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, जितना भी एसिड है सारे का सारा एसिड के पास हाइड्रोजन होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है वो एसिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन बोला गया, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगा, जब आपके पास क्या रहेगा, आयंस जगह। तो जैसे ही एसिड को आप क्या करिएगा, पानी के साथ मिलाइएगा तो ये क्या होगा, H प्लस क्रिएट कर देगा, प्लस तो ये क्या हो गया, आयंस हो गया, आयंस क्रिएट हो गया आपके पास। जैसे ही ये आयंस क्रिएट होगा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा मूव करने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी फिर जाकर वो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एक एसिड लीजिए उसको पानी में मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ पानी में मिला दीजिए एसिड को। फिर दूसरा भी ले लीजिए, इस पे भी क्या करिए, पानी में मिला दीजिए एसिड को, दो एसिड ले पानी में मिला दीजिए। और फिर क्या करिए, यहाँ से खींचिए, एक बैटरी लगाइए, फिर जाके यहाँ बल्ब लगाइए, यहाँ बल्ब लगाने के बाद उसको इस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, तो देखिएगा ये बल्ब क्या होगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। तो इसके बारे में आपको, आप जो पढ़िएगा क्लास 12 में पढ़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इसमें आप डिटेल से पढ़िएगा इसके बारे में, आयंस कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल आयंस क्रिएट नहीं करता। जैसे ही आप इसको पानी में डालिएगा यहाँ पे आयंस नहीं बनेगा, जब आयंस नहीं बनेगा, जिस भी सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनेगा वो सॉल्यूशन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, किसके वजह से करता है, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ये हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता है कि डिस्टिल वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं होता है इसीलिए।
जितना भी डिस्टिल वाटर का क्या मतलब हो गया, प्योर वाटर, उसमें किसी भी तरह का कोई मिनरल्स नहीं होता है, कोई भी गैस नहीं होता है, कोई भी आयंस नहीं होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब वही अगर हम बात करेंगे रेन वाटर का, तो रेन वाटर क्या करता है, जैसे ही बादल से पानी निकलता है, पानी निकलने के साथ जैसे ही वो एटमोस्फेयर में आता है, तो वो एटमोस्फेयर में आने के बाद वो वाटर क्या करता है, ढेर सारा एटमोस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही वो गैस के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाता है। और ये एसिड के पास क्या है, आयंस है, और ये आयंस क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप रेन वाटर को लीजिएगा कंटेनर में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक, इसका क्या मतलब होगा, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए आप देखेंगे जब बारिश होता है, तो बारिश होने के टाइम क्या करता है, बिजली कट कर दिया जाता है। बिजली इसलिए कट कर दिया जाता है कि कहीं भी वायर टूट कर नीचे गिरा जमीन पे, तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा जमीन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बारिश के टाइम में बिजली काटना बहुत जरूरी होता है। In the absence of water, substance will not form hydrogen ion, hence will not show its acidic character. देखिए जितना भी है, बिना वाटर के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयंस क्रिएट नहीं कर सकता। जब तक वो हाइड्रोजन आयन क्रिएट नहीं करेगा, तब तक हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि वो क्या है, एसिडिक इन एसिडिक इन नेचर है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक होता है ड्राई HCl। ड्राई HCl क्या होता है, ड्राई HCl होता है गैस। ड्राई स्किल ये क्या होता है, गैस के फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि ये ड्राई हुआ, ड्राई में क्या मतलब है कि इसमें आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराइएगा नहीं होगा। इसमें कोई भी लिटमस लिटमस पेपर डाल दीजिए, इसका कलर कुछ भी चेंज ही नहीं होगा। तो कोई भी इसमें क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर आपको दिखेगा ही नहीं। ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक इस सॉल्यूशन को वाटर के साथ नहीं मिलाएंगे। जैसे ही ड्राई ड्राई HCl को वाटर के साथ मिलाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्वस HCl बन जाएगा। और जैसे ही एक्वस HCl बनेगा, ये लिटमस को क्या करेगा, लिटमस चेंज कर देगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा, H+ रिलीज हो जाएगा, इसमें H+ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर हमें पता लगता है कि हाँ ये एसिड है HCl। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको पता लगे कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, तो वो तभी आपको पता लगता है कि जब उस सब्सटेंस को आप वाटर के साथ मिलाते हैं। जब आप उसको वाटर के साथ मिलाइएगा, वहां से H+ रिलीज होगा, तो वो एसिड होगा, और OH- रिलीज होगा, तो वो क्या होगा, बेस होगा। अब क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयोनाइज का क्या मतलब है कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही कोई भी एसिड को, जैसे HCl हो गया, HCl को जब आप पानी के साथ मिलाइएगा, इसका जितना भी H+ होगा, वो सारा का सारा H+ क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। वो सारा का सारा H+ रिलीज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन। इसमें जितना H रहेगा, सारा का सारा H हाइड्रोजन आयंस बन के रिलीज हो जाएगा। तब जाकर हम ये बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितना भी इसके पास हाइड्रोजन आयन रहेगा, सारा का सारा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है, तो बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जो मिनरल एसिड होता है, सारा का सारा मिनरल एसिड क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल में आपका यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग रेफर, देखिए स्ट्रॉन्ग जो है, इसमें जो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो वो इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कंसेंट्रेशन क्या है क्या नहीं है। अगर कंसेंट्रेशन कितना भी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वीक एसिड जो है, वीक एसिड का भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो सकता है। दोनों का क्या है, कंसंट्रेशन सेम है,
लेकिन हम जो बोल रहे हैं एक को वीक बोल रहे हैं, दूसरा को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वीक को मिलाइएगा पानी के साथ, यहाँ पे आयोनाइजेशन कम होगा, मतलब हाइड्रोजन आयंस कम रिलीज होगा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा और वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस बहुत सारा का सारा हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएगा। इसीलिए वीक और स्ट्रॉन्ग डिसाइड करते हैं, कंसंट्रेशन के अनुसार वीक या स्ट्रॉन्ग हम नहीं डिसाइड करते हैं। ठीक है। जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होगा, रेपिडली रिएक्ट होगा, मतलब तुरंत रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है। एकदम जैसे ही आप मेटल के कॉन्टेक्ट में लाइएगा तुरंत रिएक्ट हो जाएगा मेटल के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ लाइएगा तो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लाइएगा तो तुरंत एसिड रिएक्ट हो जाएगा। ये सारा क्या है, बिहेवियर है स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इसका। स्ट्रॉन्ग एसिड का हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ HCl बन जाता है, मतलब कि इसमें आयंस बहुत सारा होगा। जैसे ही आयंस बहुत सारा होगा इसमें क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से होगा। और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात। अब कह रहा है कि वीक एसिड जस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का उल्टा है। उसमें क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीटली आयोनाइज होता है, लेकिन जो वीक एसिड होगा उसमें क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, उसमें थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, आधा हुआ आधा नहीं हो गया। और इसमें क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट हाइड्रोजन गैस पूरा का पूरा जो बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है। तो इसका एग्जांपल्स हो गया आपका एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया। क्या अगर दूसरी भाषा में ये बोले तो जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। वीक एसिड होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को खा सकते हैं। देखिए वीक एसिड क्या करता है, रिएक्ट बहुत स्लोली करता है, जितना भी होगा रिएक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। मेटल के साथ हो गया, मेटल कार्बोनेट के साथ हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो गया, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा लेकिन बहुत ज्यादा स्लोली होगा। ठीक है। वीक देखिए जितना भी वीक एसिड है उसके पास क्या है, अमाउंट जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होगा वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होगा। जब उसमें स्मॉल अमाउंट में रिलीज होगा हाइड्रोजन आयंस, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगा लेकिन बहुत कम पास होगा। ठीक है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम पास हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये बात पर ध्यान रखिए। तो वीक एसिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा लो होता है। यूजेज ऑफ मिनरल्स इन एसिड, इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इसका मिनरल एसिड का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। तो वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, PPT तैयार कर रहे हैं, इसमें जितना भी लाइन्स लिखा हुआ है वो सारा इम्पोर्टेंट लाइन है। आप उसको क्या करिए, नोट बनाकर अच्छे से तीन चार पेन से डिजाइन बनाकर मस्त सा नोट बनाइए और उसको लिखिए, जो कि क्या होगा आपको बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। थैंक यू।